हाय लव यू ऑल आर वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज 2500 MCQ सीरीज़ में हमारी पहली सीरीज है ना, इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ हम MCQ भी देखेंगे, सो दैट जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन आपके पास आते हैं चॉइसेस के साथ, उसमें से सही चॉइस को पहचानना, सही ऑप्शन को टिक मार्क करना, दैट इज़ ए काइंड ऑफ आर्ट। तो उस आर्ट को आप पहचानें और क्वेश्चन को अलग अलग नज़रिए से देखने की शुरुआत करें। शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ हम करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बैंकिंग एम्बर्समेंट स्कीम इज़ एप्लीकेबल टू द बिजनेस ऑफ। तो आप जानें कि ये एक ऐसी स्कीम है जो 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2006 में इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया। दिस स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग RRB, है ना। नई बात तो इसमें यह है कि इस आपके इस बैंकिंग एम्बर्समेंट के दायरे में वैसे NBFCs को भी रख लिया गया है जिसका नेटवर्थ 100 CR से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपके पास हैं, फर्स्ट में कह रहा है एक्सक्लूडिंग RRB, थर्ड में कह रहा है ओनली पब्लिक सेक्टर, फोर्थ में कह रहा है प्राइवेट सेक्टर, है ना, और फिफ्थ में कह रहा है ऑल शेड्यूल बैंक एक्सेप्ट प्राइवेट बैंक। तो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो आपके RBI एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 में होते हैं, प्लस RRB, ये सब के लिए आपकी BO एप्लीकेबल है। तो इस ऑप्शन के आधार पर हम ऑप्शन नंबर B को टिक मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI कौन से फंक्शन नहीं करते हैं? पहला ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ बैंक इन इंडिया, ओके। सेकंड फंक्शन इज रेगुलेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। थर्ड इज फॉरेन करेंसी चेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। फोर्थ इज करेंसी मैनेजमेंट इन इंडिया। फिफ्थ इज कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ मनी सप्लाई। तो देखें, जो भी मनी मार्केट से जुड़ा हुआ फंक्शन होगा वो सब की सब आपकी मनी मार्केट की जो रेगुलेटर है वो RBI करेगी। तो रेगुलेशन ऑफ बैंक तो फंक्शन है, फर्स्ट A इज राइट। थर्ड करेंसी मैनेजमेंट इज फंक्शन, क्योंकि करेंसी का प्रिंटिंग होता है और जितने भी चेस्ट हैं वहाँ पे पहुँचाया जाता है, वहाँ से ब्रांचेज तक जाती है। करेंसी मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ दिस RBI। कंट्रोल एंड सुपरविजन जो मनी सप्लाई है उसका भी वही करेगी, लेकिन FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये काम आपके RBI का नहीं है, राइट। तो इसमें से कौन सा काम नहीं है? सेकंड आपके क्वेश्चन का आंसर नंबर हम B को टिक मार्क करेंगे। थर्ड, द क्वेश्चन इज ए बैंक इज कॉल्ड शेड्यूल बैंक। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो बैंक होती है जो आपके RBI के 1934 की एक्ट के शेड्यूल नंबर 2 में होती है। तो यहाँ पे जब ऑप्शन आप देखेंगे तो पहला कहता है बिजनेस कवर्ड 1000 करोड़। तो यहाँ पे कोई अमाउंट का मार्किंग नहीं है, बट शेड्यूल 2 ऑफ RBI 1934 एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो आपको ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है ना। ऑप्शन है इट इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट। तो RBI एक्ट 1934 में आया था, ये भी आप जान लें। ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डैश सर्विस हेल्प्स यूजर इन नोइंग देयर आधार सीडिंग स्टेटस विथ देयर बैंक अकाउंट। तो जो भी हमारा स्टेटस हम चेक करते हैं, है ना, कि हमारी आधार बैंक अकाउंट से लिंक है कि नहीं, तो उस जो सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? द सिस्टम इज कॉल्ड QSAM। आई होप कि ये एक नया नाम है जो आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, है ना। बहुत बार हम लोग सिस्टम में चेक करते हैं, बट वो जिस पोर्टल पर आधारित है उसका नाम है QSAM, दैट इज क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो WAP वायरलेस एप्लीकेशन का कोई बात नहीं, NUUP डिफरेंट, जहाँ पे हम मैसेज के थ्रू अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं। तो QSAM क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, सर्विस हेल्प यूजर इन नोइंग देयर आधार सीडिंग। कौन सा सर्विस है जो आधार सीडिंग के स्टेटस के बारे में एप्लीकेबल है? तो वहाँ पे QSAM लगाएंगे। अदरवाइज जो आधार बेस्ड हम सर्विस करते हैं उसे हम AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस कहते हैं, ABPS आधार बेस्ड पेमेंट सर्विस कहते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन के आधार पे राइट आंसर इज QSAM। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द अपर लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर RTGS जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, एप्लीकेबल फॉर ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक। 365 × 24 × 7 आवर्स एप्लीकेबल है, जहाँ पे मिनिमम अमाउंट 2 लाख एंड मैक्सिमम नो लिमिट होती है। तो RTGS की मिनिमम 2 लाख है और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे अपर लिमिट का पूछा गया है, तो देयर इज नो अपर लिमिट, कोई भी अपर सीलिंग नहीं है। कितने भी अमाउंट हम RTGS के थ्रू भेज सकते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS, हेंस द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज E। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय बैंक एज कॉर्पोरेट एजेंट इज नोन एज। तो आप जाने जिस
आपके अंडरलाइन के तहत हम इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं बैंकों में, उसका नाम होता है बैंक का इंश्योरेंस। एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है कि बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है। तो सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन बैंक इज कॉल्ड बैंक का इंश्योरेंस। द ऑप्शन इज सी इज करेक्ट, है ना। जनरल इंश्योरेंस तो एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कोई इंश्योरेंस होती नहीं है, इंश्योरेंस बैंकिंग कोई बैंकिंग है नहीं, डिपॉजिट इंश्योरेंस इज ए काइंड ऑफ इंश्योरेंस जो हम आपके डिपॉजिट पे करते हैं। तो बैंक का इंश्योरेंस वो बड़ा भाग है जिसके अंदर हम इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेचते हैं, चाहे वो लाइफ हो या फिर नॉन लाइफ जनरल हो। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी टास्क फोर्स वाज सेट अप टू सजेस्ट रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर की जो रिफॉर्म है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे एलपीजी रिफॉर्म आप जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैसे ही बैंकिंग सेक्टर का एकमात्र रिफॉर्म जो नरसिम्हम कमेटी के नाम से जाना जाता है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, है ना। जो सारे जितने भी कमेटी हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो कमेटी की बात तो यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैंकिंग रिफॉर्म्स के जुड़ा हुआ कमेटी नरसिम्हम कमेटी है। फिनो, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके जो ऑप्शंस हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जब FINO का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, द फर्स्ट ऑप्शन इज फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क एंड ऑपरेशंस, सॉरी, second is farmer investment and national organization, third is farmer inclusion news and operations, fourth is financial information network and operation। तो फिनो का जब आप फुल फॉर्म ढूंढेंगे अपने गूगल पे भी आप ढूंढेंगे तो समवेयर यू विल फाइंड द ऑप्शन ए, दैट इज फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क एंड ऑपरेशन, समवेयर विल फाइंड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड ऑपरेशन, है ना। तो जहाँ तक हमारी सर्च है उसके आधार पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। If option number D is not available in your option, in your examination, then go with option number 1, that is A, financial investment, network and operation। तो both options are correct, लेकिन अगर दोनों options आपके पास हैं तो financial information को पहले आप टिक मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, when the rate of inflation increases, जो मुद्रास्फीति है जब बढ़ जाती है तो क्या इम्पैक्ट होता है ना। तो इन्फ्लेशन की बात, यहाँ बहुत सारे ऐसे आपके हैं, इन्फ्लेशन, रिसेशन, स्टैगफ्लेशन, डबल डिप्रिसिएशन, उसमें इन्फ्लेशन अगर आएगा, मुद्रास्फीति अगर आएगी, महंगाई अगर आएगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहला कहता है द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेज, सेकंड कहता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेज, थर्ड कहता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी इंक्रीजेज, एंड फोर्थ इज परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिमेन्स अनअफेक्टेड, एंड द फिफ्थ ऑप्शन इज अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन डिक्रीजेज। तो आप जाने जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो 10 रुपये में जहाँ पे आज हम मान लीजिए कि 250 ग्राम हम मिल्क परचेज करते हैं, जब ये इन्फ्लेशन आएगा तो उस कंडीशन में जो 10 रुपये में हम 250 ग्राम मिल्क परचेज करते थे अभी 12 रुपये में परचेज करना पड़े। इसका मतलब है कि जो परचेजिंग पावर है वो घट गई है। जहाँ पे 10 रुपये का वैल्यू आज के रेट में ज़्यादा था, वो आने वाले समय में अगर इन्फ्लेशन आएगा तो वही चीज़ हमें 12 रुपये में मिलने लगेगी। Hence option number B, that is purchasing power of money decreases, will be the right answer। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं। Which of the following is the main advantage of ASBA, है ना। ASBA का फुल फॉर्म आप जान लें, that is application supported by blocked amount, है ना। उसके बाद अटैच है with the application for share allotment। देखिए ASBA एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट है, जिसमें जब आप कोई भी शेयर परचेज करते हैं तो योर अकाउंट इज डेबिटेड एंड अमाउंट पार्क इनटू योर ASBA अकाउंट, है ना। तो ये जाने कि अमाउंट जो है वो ASBA में ब्लॉक हो जाता है। तो ऑप्शन को आप उस नज़रिए से ढूंढेंगे जहाँ पे ब्लॉक किया जाने वाला एक ऑप्शन, एक वर्ड, है ना, लेटर लिखा हुआ हो। तो पहले में देखेंगे ASBA एप्लीकेशन हैज़ गॉट सर्टेन प्रेफरेंस इन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, नो। बी में ASBA एप्लीकेशन नीड नॉट remit the fund for allotment of share। C application ASBA application has got secured allotment of share। D is ASBA application deposit OD account is debited। yes, जैसे ही आप शेयर परचेज करेंगे the account will be debited and only the funds are blocked। हाँ, अकाउंट डेबिट होगा, फंड ब्लॉक हो जाते हैं वहीं पर ASBA में जाके, है ना। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होगा तो आप देखेंगे भी ASBA का ऑप्शन आपके इंटरनेट बैंकिंग में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज नाउ कैलकुलेटेड ऑन, ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली प्रोडक्ट बेसिस। द ऑप्शन ई इज करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि
पहले क्वार्टरली होता था, फिर मंथ के एंड में जो फिर बाद में मंथली होता था, बट बहुत कुछ सालों से आपकी डेली प्रोडक्ट बेसिस पे आरबीआई ने इसे कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस विथ ऑनलाइन कनेक्टिविटी टू ब्रांचेज, है ना, इंटरनेट एज वेल एज एटीएम नेटवर्क व्हिच हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल मेजर बैंक्स इन आवर कंट्री इज नोन एज। तो जो भी सेंट्रलाइज डेटाबेस से जुड़ा हुआ आपका सर्वर है, उस सर्वर को जिस नाम से हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड कोड, है ना, हम कहते भी हैं कोड बैंकिंग पे हम काम कर रहे हैं, तो कोड इज द राइट आंसर। द फुल फॉर्म ऑफ कोड इज सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे हम शॉर्ट टर्म में डील करते हैं। द लेंथ ऑफ दिस मनी मार्केट इज प्रिस्क्राइब्ड अप टू 365 डेज, जहां पे हम ट्रेजरी बिल, है ना, कमर्शियल पेपर, आपकी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सारे वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वगैरह करते हैं। तो पूछा जा रहा है कौन सा आपके मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ट्रेजरी बिल करेक्ट। रीपर्चेज एग्रीमेंट, रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब होता है रेपो एंड रिवर्स रेपो, राइट। C is commercial paper, right? D is certificate of deposit, right? Share and bond. Share and bond is not the part of money market, is the part of capital market. SEBI के अंदर शेयर और बॉन्ड डिवेंचर्स वगैरह आते हैं। तो ऑप्शन नंबर E is correct, which is not the part of RBI और money market. Question number 14, which of the following is not part of scheduled banking structure in India? scheduled बैंक की बैंक का कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक तो है ही, पब्लिक सेक्टर बैंक भी है, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है, रीजनल रूरल बैंक भी है। मनी लेंडर जो सूदखोर होते हैं, जो गांव में पैसे लेंडिंग करते हैं, इज नॉट द अप्रोप्रिएट चैनल ऑफ बैंकिंग, है ना। तो ये आपके क्या है, तो इलीगल आपके मनी मार्केट के क्या है, तो भाग हैं। मनी मार्केट का तो एक तो भाग ही नहीं है ना। इस कारण से आप पूछा जा रहा है कौन सा भाग नहीं है शेड्यूल बैंकिंग का, तो मनी मार्केट, मनी लेंडर जो है, जो सूदखोर होते हैं, वो आपके इंडियन बैंकिंग के स्ट्रक्चर के भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्लास्टिक मनी? द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। प्लास्टिक मनी का भाग कौन सा है? तो जो भी कार्ड हम यूज करते हैं इज द काइंड ऑफ प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, रुपे कार्ड हो, ये सारे के सारे प्लास्टिक मनी है। यू कैन टिक मार्क ऑन ऑप्शन नंबर सी, क्रेडिट कार्ड इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 इज डेबिट कार्ड, मतलब ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 दोनों को आप मिला दें तो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following terms is used in the field of banking and insurance? है ना, बैंकिंग, फिनांस एंड इंश्योरेंस की बात पूछी जा रही। कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जो बैंकिंग में हम यूज़ करते हैं? गज, प्रेशर, क्वांटम नंबर, एडजस्टमेंट क्रेडिट, एब्सोल्यूट जीरो, सिंगल बॉन्ड। तो आंसर सी इज करेक्ट, ठीक है। एडजस्टमेंट क्रेडिट इज द पार्ट ऑफ बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 17, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो इंप्लीमेंट हुआ है, उसमें कौन से टैक्स रिप्लेस कर दिए गए हैं, है ना, कौन सा टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गया? तो आप जाने कि जो वैल्यू एडेड टैक्स थी, है ना, वो मर्ज होके आपके जीएसटी में चली गई। इनकम टैक्स आज भी एक इंडिपेंडेंट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स आज भी एक इंडिपेंडेंट टैक्स है, कैपिटल गेन आज भी एक इंडिपेंडेंट टैक्स है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं, जो हाल ही के दिनों में आपने बजट में देखा होगा। तो वैट जो है वो जीएसटी का पार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18, नॉर्मली बैंक एक्सेप्ट फिक्स डिपॉजिट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, मैक्सिमम पीरियड की बात पूछी जा रही है। तो आप जाने कि बैंक जो फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, द मिनिमम पीरियड इज ऑफ 7 days एंड मैक्सिमम फॉर 10 years। तो यहाँ पे मिनिमम तो नहीं पूछा जा रहा, अगर पूछा जाता तो 7 days वुड बी आवर राइट आंसर, वेयर एज द मैक्सिमम डेज इज 10 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। IFRS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, दैट इज इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, है ना। तो IFRS जब भी आएगा तो इंडियन को आप निकाल देंगे, फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। फुल फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 to 4 फुल फॉर्म आपके एग्जाम से रहते हैं, कोई भी एग्जाम दें, चाहे वो CBO दें, PO दें, SO दें, क्लर्क दें, RBI दें, है ना, जो भी एग्जाम देंगे 3 to 4 फुल फॉर्म विल बी देयर इन इस एग्जामिनेशन। लास्ट क्वेश्चन is KYC guidelines followed by the banks have been framed on the recommendation of। तो KYC गाइडलाइन जो इंप्लीमेंट किया गया आपके मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग रोकने के लिए, जिसमें OVD ऑफिशियल वैल्यू डॉक्यूमेंट 6 प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट इंप्लीमेंट किए गए हैं, ये सारे के सारे आपके मनी मार्केट के रेगुलेटर RBI के कहने पे किया गया है, बिकॉज RBI ही बैंकों की बैंकर्स बैंक है। तो KYC गाइडलाइन भी किसने इंप्लीमेंट किया है? होम अफेयर्स नो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नो, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन IBA नो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIUIND नो। द राइट आंसर इज RBI।
तो इस पार्ट में इतनी ही बात रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।